नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, स्थलभोर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about pharmacology scope. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. तो आइए हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के स्कोप के ऊपर या स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी. जैसा कि हम जानते हैं, फार्माकोलॉजी मेडिसिन्स की, ड्रग्स की स्टडी को कहते हैं. ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम दवाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं और दवाइयों से रिलेटेड बहुत सारे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और काम करते हैं. तो इस फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है, ये आज हम बात करेंगे. आज की प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ फार्माकोलॉजी. यानी कि फ्यूचर का मतलब भविष्य में फार्माकोलॉजी का क्या योगदान रहेगा, और वी कैन से इन विच एरियाज फार्माकोलॉजी विल बी रिक्वायर्ड और यूटिलाइज्ड. या हम ये भी कह सकते हैं कि वेयर वी कैन अप्लाई फार्माकोलॉजी इन कमिंग फ्यूचर. जैसा कि आप जानते हैं, इसमें दो राय नहीं है कि आज के टाइम में दवाइयों का अपना महत्व है, क्योंकि रोज दिन प्रतिदिन बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं या हमारी जानकारी में आ रही हैं. हम इस प्रेजेंटेशन में ये नहीं डिस्कस करेंगे कि भाई बीमारियां क्यों हो रही हैं. जैसे कि हमें सबको पता है कि आज के युग में इतना पोल्यूशन है, सन की यूवी रेज का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है अर्थ की, ओजोन लेयर ब्रेक हो रखी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, हर जगह कहीं बाढ़ है, कहीं तूफान है, कहीं कोरोना की महामारी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं. तो जो हमारे को फिजिकल बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत है. जैसे हम आज के समय में खाना खा रहे हैं, ऐसे ही हमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है. और इन दवाइयों के बारे में हम जिस साइंस के सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं. तो जो स्कोप है, जो फार्माकोलॉजी का भविष्य है, इट इज़ वास्ट, ह्यूज स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इस सब्जेक्ट का. अगर हम कुछ साल पहले की, कुछ दशक पहले की या लास्ट सेंचुरी की बात करें, तो जो दवाइयों पे काम हो रहा था वो बहुत ही लेंदी मैनुअल प्रोसेस से हो रहा था. जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं और उन नई टेक्नोलॉजी को हम हर क्षेत्र में यूज़ कर रहे हैं. तो फार्माकोलॉजी में भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है, और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होगी, जिससे कि हम पहले से बेहतर दवाई बना सकें, उसको एक बेहतर डोसेज फॉर्म में अवेलेबल करा सकें, मरीज को उसको खाने में दिक्कत ना हो. या कोई भी बीमारी है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो उसकी वैक्सीन का युद्ध स्तर पे काम चल रहा है. पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग देश अलग अलग स्टेजेस पे हैं. रशिया ने अनाउंस कर दिया है, वैक्सीन बनाई है.
भारत में जो वैक्सीन बन रही है उसका फर्स्ट स्टेज पूरा हो चुका है, सेकंड स्टेज में वो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके में, वो भी काम कर रही है, उसका भी क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेजेस में है। अलग अलग कंट्रीज़ की जो रिसर्च लैब हैं वो अलग अलग दवाइयों पे काम कर रहे हैं। तो जो फार्माकोलॉजी है उसका बहुत वास्ट एंड ह्यूज स्कोप है आज के टाइम में। फार्माकोलॉजी में क्योंकि परिवर्तन ही, चेंज ही जो है वो ग्रोथ का साइन है, और हमें फार्माकोलॉजी में बहुत स्कोप दिखता है क्योंकि आज के टाइम में पुराने समय के मुकाबले में हमारे पास बेटर एनालिसिस मेथड्स हैं, बेटर एनालिसिस हम कर सकते हैं, प्यूरिफाइड केमिकल्स हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कंप्यूटराइज हो गए हैं। प्रिसीजन जो है बहुत ज़्यादा, हम अप टू नैनोमीटर्स तक और उससे भी कम जो है वो हम वहाँ तक एनालाइज कर पा रहे हैं। जो मशीन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं ड्रग एक्टिविटी के वर्क के लिए। पहले एक जो रिसर्च दवाइयों पे करता था, उसको अगर नया मॉलिक्यूल बनाना है तो उसको केमिकली वो सिंथेसाइज करता था डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उसके वो केमिकल सिंथेसिस में ही कई साल लग जाते थे। और उसमें से जब वो उसको प्रैक्टिकली फार्माकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसका एक्शन देखता था तो उसमें से उसको और कई साल लग जाते थे। लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर बेस्ड स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एनालिसिस हम कर पा रहे हैं। देयर इज़ कैड करके एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग टूल है, सॉफ्टवेयर है, और भी कई सारे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम ड्रग के जो डिफरेंट केमिकल फार्मूले हैं वो प्रैक्टिकली सिंथेसाइज करने की बजाय उसको हम उस कंप्यूटर में उसकी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बना पाने में सक्षम है। ड्रग रिसेप्टर की बेटर नॉलेज है, जहाँ पे ड्रग ने जाके कंबाइन करना है उसको और कंप्यूटर को में जो 3D स्ट्रक्चर है उसको मिला के हम उसको शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा, मान लो एक ड्रग के हम पहले कई सालों में 500 600 या जो है 700 डेरिवेटिव बना पाते थे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम हजारों डेरिवेटिव्स उसके कंप्यूटर पे बना सकते हैं। और उसको ड्रग रिसेप्टर के साथ कंबाइन करके जो हमारा टारगेट ड्रग रिसेप्टर है, जहाँ पे ड्रग ने जाके अपना काम करना है, बीमारी का इलाज करना है, उस रिसेप्टर की स्ट्रक्चर भी कंप्यूटर में अवेलेबल है। और वहाँ पे कैसे जाके कौन सी दवाई जाके बेटर फिट होगी, कौन सी दवाई जाके अपना असर दिखाएगी, तो इसमें सारा जो है वो कंप्यूटर्स जो है दे आर हेल्पिंग, सॉफ्टवेयर्स आर देयर। तो हम जो है हजारों डेरिवेटिव भी बना पा रहे हैं और उसमें से शॉर्ट लिस्ट भी कर पा रहे हैं कि कौन सा डेरिवेटिव जो है वो अपना एक्शन दिखाएगा, उसकी एक्टिविटी के लिए हम आगे उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारा काम जो है वो जो है फार्माकोलॉजी में हम कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे कि फार्माकोलॉजी के स्कोप है या स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रग्स की न्यूअर ड्रग मॉलिक्यूल रिसर्च। जो इतनी सारी बीमारियां हैं, मोस्ट ऑफ द बीमारियों का हमारे पास दवाइयां हैं, लेकिन हर दवाई में देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हर बीमारी में हमें और बेटर दवाई की ज़रूरत है। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमारे पास अभी इलाज नहीं है, हम 100% उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो न्यूअर ड्रग मॉलिक्यूल रिसर्च में फार्माकोलॉजी का बहुत स्कोप है।
क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, कोई भी दवा जो शॉर्टलिस्ट होगी उसको क्लिनिकल ट्रायल के बिना हम मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। और क्लिनिकल ट्रायल में फार्माकोलॉजी का रोल इज़ ए मस्ट। क्लिनिकल ट्रायल में सबसे पहले एनिमल स्टडीज़ करेंगे, उसके जो भी केमिकल हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसको क्लिनिकल ट्रायल में शॉर्टलिस्ट करेंगे, एनिमल स्टडी में करेंगे। फिर वो उसमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो फिर एक पैनल डॉक्टर्स का बैठेगा जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन देगा, और फिर फेज़ 1 होगा, फिर फेज़ 2, फेज़ 3 होगा, फिर जाके वो ड्रग उसमें मार्केट में लॉन्च होगी। और जो क्लिनिकल ट्रायल है किसी भी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल का, पहले तो उसकी जो मॉलिक्यूल को बनाने में जो है फार्माकोलॉजी जो है रोल है, रिसेप्टर के साथ कौन से रिसेप्टर पे एक्शन करेगा, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इस सब में फार्माकोलॉजी का रोल है। फिर उसका जो है प्रैक्टिकल यूज़ करके उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट बीमारी में देखना, दैट्स व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल में फार्माकोलॉजी का जो है बहुत बड़ा रोल है। अब जो प्रेजेंट ड्रग्स हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, और बिकॉज ऑफ जो नई मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, जो पुराने मॉलिक्यूल हैं वो बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है, उसकी एफिकेसी कम होती जा रही है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस मॉडिफिकेशन में भी जो है फार्माकोलॉजी का रोल है। अगेन उसको सारी प्रोसेस से फिर से गुजरना पड़ेगा। जो फार्माकोलॉजी है उसकी मदद के बिना हम रिसर्च के न्यूअर एंड बेटर मॉडल्स नहीं सिलेक्ट कर सकते। जो न्यूअर एंड बेटर मॉडल्स हैं रिसर्च के, ताकि हम नए मॉलिक्यूल लाएं या एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल में मॉडिफिकेशन करें, उसमें फार्माकोलॉजी का अगेन रोल है। अब जो दवाई है, नॉर्मली हम दवाई खाते हैं और दवाई जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, और पूरे बॉडी में जहाँ उसका दवाई का असर चाहिए वहाँ तो दवाई अपना असर कर रही है, लेकिन जहाँ असर नहीं चाहिए वहाँ पे भी दवा पहुँच रही है। ये वैसे ही है जैसे कि अगर हम चाय बनाएं, गैस पे चूल्हे पे जो है चाय का पतीला रखा है, अगर हमारा हाथ उसको टच कर जाता है गरम पतीले को या चूल्हे को, तो आग ये नहीं देखेगी कि जो है चाय को मेरे को गर्म करना है, मेरे को जो है जो आदमी चाय बना रहा है उसका हाथ जलाना नहीं है, वो तो हाथ जलाएगी। सेम चीज़ जो है ड्रग के साथ है। ड्रग ने ये नहीं देखना कि भाई मेरे को जो है मान लो किसी आदमी का सिर दर्द हो रहा है तो उसका सिर्फ सिर दर्द ठीक करना है। वो दवाई जब दूसरे ऑर्गन्स में जाएगी, दूसरे जैसे पेट में जाएगी तो वो एसिडिटी करेगी और दूसरी चीज़ें जो है उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो उस तरह से उन ड्रग्स को हमें ऐसी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है कि देयर शुड बी प्रिसीजन ऑफ ड्रग एक्शन। जो ड्रग है वो इधर उधर ना भटके, इधर उधर दूसरे ऑर्गन्स पे अपना इफ़ेक्ट ना दिखाए, वो जाके जहाँ पे उसका इफ़ेक्ट चाहिए, अगर सिर दर्द में इफ़ेक्ट चाहिए तो वो वहीं पे जाके इफ़ेक्ट करे, अगर हाथ में दर्द हो रहा है या और कोई बीमारी है, जहाँ पे भी बीमारी है, जहाँ पे भी ड्रग का एक्शन चाहिए वहीं पे वो एक्ट करे, और उसका जो है जो उसके आसपास के जो बॉडी पार्ट्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन पे उसका एडवर्स इफेक्ट या कोई इफेक्ट ना हो। तो इसका प्रिसीजन ऑफ ड्रग एक्शन इज़ द रिक्वायरमेंट, नीड ऑफ द टाइम, और इसमें भी फार्माकोलॉजी का रोल है। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंप्यूटर है, ये फार्माकोलॉजी में जो है विद फार्माकोलॉजिकल नॉलेज ये बहुत सा समय, पैसा और एनर्जी को सेव करने में मदद करेगा। अगर किसी के पास इंस्ट्रूमेंट है, मशीनरी है, लेकिन उसको फार्माकोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो उसको
इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये उसी तरह से है कि किसी ने 1 करोड़ की कार तो खरीद ली लेकिन उसको कार चलानी नहीं आती। तो उस तरह से सारे इंस्ट्रूमेंट्स बेकार हैं अगर फार्माकोलॉजी की नॉलेज नहीं है। तो फार्माकोलॉजी की नॉलेज विल हेल्प, विल एड और विल असिस्ट the newer instruments, newer equipments, newer machinery in the you can say development of new drug molecules or modification of new drug molecules. इसके अलावा जो फार्माकोलॉजी का स्कोप है, क्योंकि हम दवाई ले रहे हैं, दवाई सालों से चल रही है, तो फार्माकोलॉजी में हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की मॉनिटरिंग के लिए भी फार्माकोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिसको हम फार्माकोविजिलेंस भी कहते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस के डिफरेंट सेंटर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में। तो कोई भी बीमारी में अगर कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट आता है, एडवर्स इफ़ेक्ट आता है, तो दैट इज़ नोटेड और पूरे वर्ल्ड में वो सर्कुलेट हो जाता है कि भाई इस दवाई से ये साइड इफ़ेक्ट नोट में आया है आज की डेट में। पहले वो साइड इफ़ेक्ट नहीं था, या इट में भी रीज़न उसकी फाइंड आउट की जाती है, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उस ड्रग को इस्तेमाल पे रोक लग सकती है, उसको मार्केट से विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में अब हम देखते हुए न्यूअर एरिया जहाँ पे फार्माकोलॉजी जो प्रिंसिपल्स हैं यूज़ किए जा रहे हैं, और आगे भी वो हमारे को फार्माकोलॉजी की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पुराने ज़माने में जो है दवा होती थी, जो जड़ी बूटियाँ होती थी, बहुत ज़्यादा कड़वा होती थी दवाइयाँ, उसको खा के उल्टियाँ, लूज़ मोशन और दूसरे जो है साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते थे कि पेशेंट उसको आधी दवाई खा के ही, आधा कोर्स करके ही छोड़ देता था। लेकिन और ये जो साइड इफ़ेक्ट होते थे, क्योंकि ड्रग का जो है क्रूड फॉर्म में होती थी, तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स वो एक सिस्टम है जिसमें ड्रग्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है फार्मास्यूटिक्स की मदद से, जिससे कि वो ड्रग जहाँ पे उसका एक्शन है वो वहीं पे जाके अपना एक्शन दिखाती है। कुछ ड्रग्स हैं जो ब्रेन में एंटर नहीं कर पाती ड्यू टू द पार्टिकल साइज और ड्यू टू अदर प्रॉपर्टीज़, तो उनको नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि नैनो पार्टिकल्स बना दिए या कोई और माइक्रोजोम बना दिए, या इस तरह से उनका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तैयार किया जाता है कि वो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुँच सके। जो ड्रग एक्शंस हैं उसका और ज़्यादा एक्शन बढ़ाने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे ड्रग एक्शंस को स्टडी किया जाता है, और उनको नई जो डोसेज फॉर्म्स हैं वो इस तरह से तैयार की जा रही हैं कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे अपना एक्शन दिखा पाएँ। देन देयर इज़ स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज देयर इन द फार्माकोजेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब रिलेटेड टू जीन्स, डीएनए, जो न्यूक्लिक एसिड है हमारा, जीन्स कहते हैं जिसे। तो जो ड्रग्स उसको उस पर इफ़ेक्ट डाले, तो उससे रिलेटेड जो है फार्माकोजेनेटिक्स में फार्माकोलॉजी का बहुत स्कोप है जो आने वाले समय में है, क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जीन्स से रिलेटेड हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर जीन्स की में कुछ अल्ट्रेशन कर सकें तो उससे हमारी बॉडी की बीमारी को हम उसकी ग्रोथ को या उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। जो फार्माकोजेनेटिक्स है दैट इज़ रिलेटेड टू सिंगल जीन वेरिएशन रिस्पॉन्स। देन देयर इज़ फार्माकोजिनोमिक्स दैट इज़ रिलेटेड टू ऑल जीन्स इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। हमारे जो जीन्स हैं, डीएनए से में जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, कहीं पे कुछ अल्टरेशन है, कहीं पे कोई डिफेक्ट है, तो उसको जो है कट करके उसको, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ करते हुए ड्रग्स का जो है बेटर इफेक्ट के लिए रिसर्च इज गोइंग ऑन। देन फार्माकोलॉजी का स्कोप में एक आता है फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स जैसा कि फार्मा है, फार्माको है, दैट इज़ रिलेटेड टू ड्रग्स, और इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी है
बीमारी की, बीमार होने से कोई व्यक्ति बीमार हुआ, उसमें सिर्फ डॉक्टर की फीस नहीं है, डॉक्टर का जो ने दवाई लिखी है उसका खर्चा नहीं है। जो फार्माको इकोनॉमिक्स है उसमें वो कॉस्ट वो भी जुड़ती है जो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो पेशेंट को हुए और उसको ठीक करने में जो दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल हुआ, जो मरीज है उसके वर्किंग आवर्स लॉस्ट हुए, उसका वो भी उसमें ऐड अप होगा उसका, क्योंकि वो काम पे जा रहा था, कुछ अर्न कर रहा था, कुछ अपना बिजनेस कर रहा था, कुछ नौकरी कर रहा था, तो जो भी उसका खर्चा है तो सारा खर्चा मिला के जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और ऐसी टोटल ट्रीटमेंट की कोशिश की जा रही है ताकि मरीज को कम से कम खर्चा आए। तो दैट इज़ व्हाट इज कम्स अंडर द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज़ द फार्माको इकोनॉमिक्स। देन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में है हमारी ड्रग रीपर्पजिंग या ड्रग रीपोजिशनिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि नए मॉलिक्यूल्स आने में टाइम लग रहा है और जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें या तो रेजिस्टेंस प्रॉब्लम हो गई है या कुछ उनका साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जिसकी वजह से उसका यूज़ हमने कम कर दिया है या बंद कर दिया है, तो उसको दूसरे उसकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग चेंज करके दूसरी इंडिकेशन में जो उसकी कमी है उसी को उसकी यूएसपी बना के उसका जो है क्वालिटी बना के वहाँ पे अगर हम उसकी ड्रग की पोजीशनिंग कर दें तो दैट्स व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज नाउअडेज कमिंग एंड वर्क इज गोइंग ऑन, जिसमें फार्माकोलॉजी की अगेन ज़रूरत है। इसमें कई सारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं जो कि नए ड्रग से रिलेटेड हैं, जैसे एनिमल स्टडीज़ वगैरह है, क्योंकि वो ड्रग ऑलरेडी मार्केट में उस पर पहले काम हो चुका है, एनिमल स्टडी हो चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ हो चुका है, फोर्थ फेज़ में उसके कोई जो है बीमारी की साइड इफ़ेक्ट हमें नॉलेज में आते हैं। जैसे कि एक ड्रग थी, एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे साइप्रोहेप्टेडिन थी, दैट वाज बेसिकली एंटी एलर्जिक ड्रग थी। अब वो ड्रग जब कोई पेशेंट खाता था, जैसे एंटी एलर्जिक में हमारे पास क्लोरफेनिरामिन मैलिएट है या फेनिरामिन मैलिएट एविल के नाम से आती है, यहाँ आजकल चल रही है सेट्रिजिन चल रही है, यहाँ फेक्सोफेनाडिन है, तो वैसे ही साइप्रोहेप्टेडिन थी, लेकिन उसको जब पेशेंट लेता था तो बहुत ज़्यादा नींद आती थी, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी, मोटे हो गए थे उसको खा के लोग, तो साइप्रोहेप्टेडिन की सेल कम हो गई ड्यू टू द साइड इफ़ेक्ट ऑफ भूख जो है बहुत ज़्यादा लग रही है, जो पेशेंट खा रहा है वो सारा दिन सोता रहता है, कोई काम पे नहीं जा पाता, बहुत ज़्यादा कोई मशीन नहीं चला पाता, कोई गाड़ी नहीं चला पाता, तो वो जो ड्रग जो है वो ऑलमोस्ट मार्केट से एज ए एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टेमिनिक ड्रग उसका जो है वो मार्केट में यूज़ कम हो गया। सेट्रिजिन आ गई और कई सारे लोरेटिडिन और कई सारे नई मॉलिक्यूल आ गए, तो वो यूज़ कम हो गया। अब उसका जो साइड इफ़ेक्ट था, जो उसकी वीकनेस थी, नींद आना, भूख लगना, अब ये सारे साइड इफ़ेक्ट थे उसमें, तो उसमें से जो भूख लगने वाली थी, ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ड्रग को हमने नहीं, मतलब जो कंपनी वाले थे जो उन्होंने उसकी रीपोजिशनिंग कर दी, एंटी एलर्जिक कैटेगरी से हटा के उसको प्रमोट किया एज ए एपेटाइट स्टिमुलेंट। और आज की डेट में साइप्रोहेप्टेडिन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एपीआई है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं भूख बढ़ाने के लिए, और जिनको भूख नहीं लगती, कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो क्रोनिक डिसीज़ है, वो खाना नहीं खाते, तो उनको भूख बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चे हैं जो जिनकी ग्रोथ में वो खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती उनको, तो वहाँ पे जो है वो यूज़ किया जाता है। देन एक थैलिडोमाइड ड्रग थी जो कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट हो गया था, वो बैन हो गई थी। आजकल उस पर भी रिसर्च चल रही है, उसकी भी रीपोजिशनिंग और रीपर्पजिंग करके जो है उसको दूसरी कैटेगरी में वो रीलॉन्च
की तैयारी चल रही है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ड्रग रीपर्पजिंग और रीपोजिशनिंग। तो ये सारा क्यों हो पाएगा, उसमें जो फार्माकोलॉजी का रोल है, स्कोप है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो है अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी की स्कोप की, तो फार्माकोलॉजी की नॉलेज, फार्माकोलॉजी इज रिक्वायर्ड in every field of pharmacy. So more integration is required into other branches of pharmacy like pharmacognosy है। अगर कोई हर्बल ड्रग है, मिनरल ड्रग है, तो जिसमें फाइटोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसको भी फार्माकोलॉजी की नॉलेज, क्योंकि अल्टीमेटली उसने ड्रग का इफेक्ट देखना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, कोई नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है, तो उसमें भी जो है फार्माकोलॉजी की नॉलेज चाहिए। फार्मास्यूटिक्स है, कोई नई डोसेज फॉर्म आ रही है, तो उसमें भी फार्माकोलॉजी चाहिए। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉलेज चाहिए। वेरियस डोसेज फॉर्म्स है, वो नॉलेज चाहिए। तो वहाँ पे भी फार्माकोलॉजी का स्कोप है, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली द ड्रग रिस्पॉन्स इज द क्राइटेरिया ऑफ एफिकेसी ऑफ एनी न्यू ड्रग। या कोई ड्रग फॉर्मुलेशन है, या न्यूली सिंथेसाइज्ड एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, कोई भी नया मॉलिक्यूल आता है, तो उसकी मार्केट में अगर वो नहीं आया तो उसका क्या फ़ायदा है। तो मार्केट में तो वो तभी आएगा जब उसका हम ड्रग रिस्पॉन्स देखेंगे, किस बीमारी में वो कितना रिलीफ देता है, कितना वो उसको ठीक करने में सक्षम है। ये कैसे पता चलेगा? ये तो सिर्फ फार्माकोलॉजी से ही पता चल सकता है, जब हम उसको एक्चुअली किसी एनिमल्स पे स्टडी करेंगे, ह्यूमन बींग्स पे देंगे, तो उसके लिए हमारे को फार्माकोलॉजी की तो ज़रूरत है। सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली विथ फार्माकोलॉजी नॉलेज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी हैज़ एम्पल एंड वास्ट स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप है आज की डेट में। सो दैट्स ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी स्कोप। अगर आपको कोई और बात पूछनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन द एंड आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। Thank you very much. Good day. Best of luck.